ध्यान से सुनिएगा बच्चों। सबसे पहला चीज, रिलेशन बिटवीन, अगर आपसे कोई पूछेगा रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, यानी कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में संबंध, तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा R इक्वल टू रो एल बाय ए। R इक्वल टू रो एल बाय ए। देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों, इसका प्रूफ होता है देयर इज अ प्रूफ, देयर इज अ प्रूफ, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े होंगे या अगर आप भूल गए होंगे तो आप पिछले क्लासेस में देख सकते हैं, यह पढ़ाया गया है। ऑनलाइन क्लास में आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी होती है कि किस लेक्चर में क्या पढ़ाई हुआ। अगर आप वो लेक्चर वाइज लिखते जाएंगे तो बाद में आपको रिवीजन करने में, कभी अगर लेक्चर का मन हो तो आप देखने में आपको काम आएगा। मेरा जो कहना है आप समझिए, जैसे कि आप जो नोट्स बनाते हैं उस नोट्स में आप आराम से लिख सकते हैं कि लेक्चर 5, ये लेक्चर 5 का नोट्स है। इससे आपको फायदा क्या होगा कि कल के दिन उस नोट्स में कुछ भी चीज आपको मिस लगेगा या कुछ लगेगा कुछ भूल रहे हैं या कुछ फिर से समझने का मन कर रहा है, तो आप डायरेक्ट लेक्चर 5 पे जा सकते हैं, या आप टॉपिक वाइज भी याद रख सकते हैं। तो पर लेक्चर वाइज आपको लिखते जाना चाहिए अपने नोट्स में, इससे आपका बहुत फायदा होगा। तो यह हम पढ़ा चुके हैं, जिसमें हम पढ़ाए थे प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ में ये चीज हम लोग पढ़ चुके थे, R इक्वल टू रो एल बाय ए। तो चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, खासकर बोर्ड में। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं कि इफ लेंथ ऑफ, गौर से देखिएगा, इफ लेंथ ऑफ रॉड या वायर, इफ लेंथ ऑफ वायर becomes double, then resistance, यदि कहता है यदि तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए, यदि तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए, तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो इसका प्रतिरोध, तो बहुत ही सिंपल सा बात है ये। तो तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए, तो पहले तार की लंबाई अगर L है, L है, अब यही तार है, यही तार है, और अब ये क्या हो गया 2L, तो इसका जो होगा R1 बराबर होगा रो L बाय ए, और इसका R2 बराबर होगा रो इंटू 2L बाय ए, यानी कि 2 इंटू रो L बाय ए, यानी कि R2 इक्वल टू हुआ 2R1। बहुत सिंपल सा बात है, यानी कि R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? L के है, यानी L अगर दोगुना होगा तो R भी दोगुना हो जाएगा। तो ये बहुत ही बेसिक, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जल्दी इसको आप लिखिए, हम अच्छे क्वेश्चन अभी आपको बताएंगे। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन। इफ इस बार अभी क्या था कि तार को डबल कर दिया गया था,
अब क्या है कि तार को खींच के डबल किया गया है, दोनों में अंतर है। आप पहले 1 मीटर का तार लिए थे, अब 2 मीटर का तार ले लिए पिछले क्वेश्चन में। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि तार को खींच के लंबा कर दिए। तो इफ लेंथ ऑफ वायर becomes double after stretching, then the relation between initial and फाइनल रेजिस्टेंस कहता है यदि किसी तार को खींचकर, कितना गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए तो प्रारंभिक और अंतिम प्रतिरोध में संबंध ज्ञात करें। ठीक है, सुनिए इस बार क्या है, इस बार कैसा है, इस बार ऐसा, ये एक तार था, ठीक है, रो था, एरिया ए था, लेंथ एल था, ठीक है। तो इसका इनिशियल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रो एल बाय ए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इसको आप पकड़ के क्या किया, खींचा गया। खींचने से क्या होगा, खींचने से उसका एरिया कम होगा और लेंथ बढ़ेगा, ये तो आप समझिएगा। कोई भी चीज को खींचिएगा तो एरिया कम होगा। तो ये बिफोर है और अब क्या आया, आफ्टर। आफ्टर में क्या हुआ, आफ्टर में एरिया घट गया, इसको कह दीजिए ए डैश, और लेंथ कितना हो गया 12। तो अब जो इसका रिजल्ट ये होगा रेजिस्टेंस आर फाइनल, वो होगा रो तो चेंज नहीं करेगा, तो रो इंटू 2L बाय ए डैश। अगर हमको अब ए डैश का मान पता चल जाएगा तो बन जाएगा, हाँ या ना। ए डैश का मान कैसे पता चलेगा, ए डैश का मान पता चलेगा वॉल्यूम कांस्टेंट। कहने का मतलब आप समझिए, अरे जो मटेरियल ये था वही है, ये खींच दिया गया है, तो यानी कि मटेरियल में तो कोई मटेरियल ज्यादा या कम तो नहीं हुआ है, उतना ही मटेरियल है। तो जो पहले का वॉल्यूम होगा और जो बाद का वॉल्यूम होगा वो क्या होना चाहिए, सेम, हाँ या ना। ये बात समझ रहे हैं। तो पहले का वॉल्यूम तो एरिया इंटू लेंथ, ये पहले का वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। गौर से देखिए, इसका वॉल्यूम कितना होगा, एरिया ए डैश इंटू 2L, इसका वॉल्यूम कितना होगा ए इंटू। तो अब देखिए एल कैंसिल हो गया, तो ए डैश इक्वल टू क्या आ गया, ए बाय 2। ए डैश इक्वल टू क्या आ गया, ए बाय 2। अब यहां पुट कर देंगे तो क्या होगा, रो, गौर से सुनिएगा, रो इंटू 2L बाय ए बाय 2 ऊपर चला गया। तो ये देखिए, तो 4 रो एल बाय ए, यानी कि ये था आपका आर आई। तो आर एफ इक्वल टू क्या आ गया, 4 टाइम्स आर इनिशियल। कितना, ये सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। न्यूमेरिकल बहुत सिंपल सा है कि जब आप किसी को खींचते हैं तो लेंथ भी बढ़ता है, एरिया भी घटता है। आई बात समझ में। तो रेजिस्टेंस पे दुगुना प्रभाव पड़ता है, लेंथ का भी प्रभाव पड़ जाता है और एरिया का भी। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। अगर इसी में एकदम रुक जाइएगा, अगर इसी में बोल दिया जाए कि 3 टाइम्स, ध्यान से सुनिएगा, अगर इसी को 3 गुना बोल दिया जाता, इसी को, ठीक है, इसको
इसको मिटा के क्या कर देते हैं, सोचिए, इसको मिटा के लिख दिया 3 गुना, डबल के जगह पे कर दिया ट्रिपल, तो फिर क्या होगा, ये एल होगा तो ये 3L होगा, हाँ या ना। तो यहां 3 होगा, यहां भी 3 होगा, यहां भी 3 होगा, और जब यहां करेंगे तो यहां 3 होगा, यहां 3, तो 3 तिया 9। यानी कि अगर n टाइम्स कर दिया जाए तो n स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा। ठीक है, 2 गुना या 2 गुना लिख सकते हैं। तो अगर n टाइम खींच के उसको क्या कर दिया जाए, n टाइम्स कर दिया जाए, तो रेजिस्टेंस उसका n स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा। तो जल्दी इसको लिखिए। बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन ना ऑब्जेक्टिव के लिए मतलब एकदम फेवरेट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड का फेवरेट ऑब्जेक्टिव में से है। ठीक है, बहुत बार पूछता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखेंगे, इफ लेंथ ऑफ वायर stretched to n times, then resistance will become n square times। कोई दिक्कत, ये आप याद भी रख सकते हैं। और इसका बगल में आप यदि तार को खींचकर लंबाई, यदि तार को खींचकर लंबाई n गुनी बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, n स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट में आप इसको प्रूफ भी लिख सकते हैं, 1 मिनट में हो जाएगा जो सब अभी किए थे। ठीक है, 1 सेकेंड लगेगा इनिशियली। ठीक है, ये हुआ रो, ये हुआ एल और एरिया ए, तो आर आई बराबर रो एल बाय ए। बाद में क्या हुआ भाई, बाद में क्या हुआ, ठीक है, तो n टाइम्स हो गया l। अब ये एरिया a डैश हो गया, रो तो रो ही है, फाइनल, ये फाइनल, तो आर एफ इक्वल टू रो एन एल बाय ए डैश। अब वॉल्यूम कांस्टेंट, क्या वॉल्यूम कांस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका तो ए एल बराबर ए डैश एन एल। ठीक है, एल एल कैंसल, तो ए डैश बराबर आ गया ए बाय एन, पुट कर दीजिए, तो रो एन एल बाय ए बाय एन, ए बाय एन, एन ऊपर गया तो एन स्क्वायर रो एल बाय ए, यानी आर फाइनल इक्वल टू एन स्क्वायर आर इनिशियल। जल्दी लिख लीजिए। हाँ हाँ, करेक्ट, अपने से ही बनाना चाहिए। बात यह है कि हमको पता नहीं चल पाता है ना कि कितने बच्चे बना पाएंगे, इसलिए
आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट। अब इस पे और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे वो भी बता देते हैं कि ऐप पर एक छोटा सा वीडियो लाएंगे अपना ही, ठीक है, आज शाम में या कल तक में, और उसमें कुछ ये सब पे बेस्ड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, वो मैं आपको वहां पे लिख दूंगा, ठीक है। और जिसको भी इंटरेस्ट होगा वो उसको बनाएगा। कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे, इंट्रीगेशन भी लगेंगे, थोड़े मुश्किल भी क्वेश्चंस होंगे। तो आई होप आप उसको सॉल्व करेंगे और फिर मैं उसी ऐप पे उसका क्या दे दूंगा, सॉल्यूशन भी दे दूंगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम आते हैं किस पे, क्योंकि देखिए ये तो झूठ हो जाएगा एक्चुअल में। हम ये क्यों बोलते हैं, एक्चुअल में ये झूठ हो जाएगा कि बन गया। हाँ, बेसिक चीज तो हम जरूर बता दिए, पर आपको क्या लगता है यही खत्म हो जाता है? यहां खत्म नहीं होता है, पर ये ज्यादा ईमानदार बनने का ना हमको घाटा लग जाता है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत भी हो जाता है। ज्यादा ही हम ईमानदारी से बताना शुरू कर देते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो इसका हमको घाटा लगता है। तो आई होप आप इस बात को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला चीज, ओम्स लॉ। अब आप बोलिएगा सर ओम्स लॉ तो हम लोग पढ़ चुके हैं। सही बात है, ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं, लेकिन ओम्स लॉ पे बेस्ड कुछ कुछ चीजें हैं जो कि हमको अभी आपको बतानी है। तो ओम साहब ने क्या कहा था? ओम साहब ने कहा था कि अगर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाए, ठीक है, तो करंट जो होगा उसके क्या होगा, प्रोपोर्शनल। या आप कह सकते हैं कि जो भी अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा तो करंट भी इंक्रीज करेगा, तो दोनों क्या होगा, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल। सिंपल सा बात। कब होगा? कब? सेम फिजिकल कंडीशन। सेम फिजिकल कंडीशन में क्या क्या आएगा? सेम फिजिकल कंडीशन में आएगा टेम्परेचर, सबसे इंपॉर्टेंट क्या आएगा? टेम्परेचर, लेंथ, एरिया, मटेरियल। टेम्परेचर, लेंथ, एरिया, मटेरियल। प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि प्रेशर से वायर पे कुछ नहीं होता है। तो बहुत सारे बच्चे एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर भी बोल देते हैं, तो वो प्रेशर का जो असर होता है ना, वो गैस पे होता है। प्रेशर का असर किस पे होता है? गैस पे होता है। वायर पे प्रेशर का असर नहीं होता है। तो हम लिखेंगे एट सेम फिजिकल कंडीशन, ठीक है, पोटेंशियल, ऐसे सेम फिजिकल कंडीशन, करंट passes through conductor is directly proportional to the potential difference applied across the conductor। अब आपको बताते हैं, यह एक ऐसा चीज है, देखिए बहुत बेसिक है। आप एकदम सिंपल से सोचिए कि आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट होता है। चार्ज फ्लो तभी करेगा, जबकि पानी फ्लो तभी करेगा जब एक तरफ ऊंचा होगा और एक तरफ गहरा, ठीक है। उसी तरह टेम्परेचर भी फ्लो, हीट भी फ्लो तब करेगा जब एक तरफ का टेम्परेचर ज्यादा होगा और एक तरफ का टेम्परेचर कम। उसी तरह चार्ज भी फ्लो तब करेगा जब एक तरफ का पोटेंशियल ज्यादा होगा, एक तरफ का कम। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना तेजी से चार्ज फ्लो करेगा। बहुत बेसिक है। तो ये एक बहुत बेसिक सा लॉ है, ओम्स लॉ, ठीक है। परंतु इसमें इतना दम है कि इलेक्ट्रिक करंट के किसी भी क्वेश्चन को इस पे बेस्ड बनाया जा सकता है। इलेक्ट्रिक करंट का कोई भी क्वेश्चन हो सिर्फ एक चीज पे बन सकता है,
आपको बैटरी समझ में आना चाहिए और ये समझ में आना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अब इसको किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, गौर से देखिए। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका हिंदी लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है, पिछले क्लासेस में, तो इसीलिए इस पे आप फिर से इसका हिंदी मत बोलिएगा लिखने के लिए, इसका हिंदी लिखा हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो अगर आप इधर करते हैं V1 और इधर करते हैं V2 और करंट डालते हैं करंट I, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि V1 माइनस V2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये एक तरीका हुआ इसको रिप्रेजेंट करने का। दूसरा तरीका इसको रिप्रेजेंट करने का क्या लिख सकते हैं, गौर से देखते जाइएगा। V है, 0 है, तो V माइनस 0 करेंट है I, तो V प्रोपोर्शनल टू I, तो V माइनस 0 तो V हो गया। तीसरा इसको आप कैसे कर सकते हैं, तीसरा आप इसको ऐसे कर सकते हैं, गौर से देखिए, यह भी एक तरीका है। तो आप लिख सकते हैं V1 माइनस V2 इक्वल टू IR। सब कुछ एक ही चीज है, सब कुछ एक ही चीज है। इसमें भी जब कांस्टेंट आ जाएगा तो V1 माइनस V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR। R क्या हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस, R क्या हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस। यहां क्या हो जाएगा, यहां अगर R रेजिस्टेंस है तो V इक्वल टू IR। तो सब कुछ है एक ही, अलग अलग तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ओम के नियम को ना आपको एकदम बढ़िया से लिखने आना चाहिए, समझने आना चाहिए। क्लियर है? अब हम आगे बढ़े, ध्यान से सुनते जाइएगा, ध्यान से सुनते जाइएगा। एकदम बेसिक सा चीज आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइएगा। अगर आपको सोच के देखिए, अगर आपको यहां का पोटेंशियल दे दिया 40 वोल्ट, यहां का पोटेंशियल दे दिया 10 वोल्ट और R का मान दे दिया है 5 ओम, तो I पूछा, तो जल्दी I बताइए, तो जल्दी इसका I बताइए, तो जो आपके सामने नीचे दिए हैं I करेक्ट। क्या ये बहुत ही सिंपल है या नहीं है? देखिए, ये जो आदमी सीख गया, लेकिन यही होगा, ये आप बता रहे हैं, इसको उपयोग करना है हमेशा, इसको उपयोग करना है हमेशा। ध्यान दीजिएगा ये बात। तो आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट लिखिए V1 माइनस V2 इक्वल टू IR। ये इक्वेशन आपको खटाक से लिख देना है, ठीक है। तो V1 मेरा हो गया 40 माइनस 10, 40 माइनस 10 इक्वल टू I इंटू 5, तो 30 बाय, यानी I बराबर कितना, 6 एम्पियर। I बराबर कितना, 6 एम्पियर। तो इस प्रकार से गौर से सोचिए, इस चार में से V1, V2, I और R, इस चार में से कोई भी तीन चीज आपको दिया रहेगा तो चौथा तो निकल जाएगा। तो कभी आपको पोटेंशियल निकालने की जरूरत पड़ेगा, कभी आपको करंट निकालने की जरूरत पड़ेगी, कभी आपको R निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से इसको आप अप्लाई करेंगे। एक छोटा सा अगर इस तरह से हो, ठीक है, ये हो V1, करंट हो 4 एम्पियर, रेजिस्टेंस हो 6 ओम, और यहां है V2 इक्वल टू 40 वोल्ट, ठीक है। तो आपको पता करना है V1, जल्दी बताइए तो V1 कितना होगा, जल्दी बताइए V1 कितना होगा, फास्ट। करेक्ट। तो 64 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा हम अपने तरफ से दिमाग लगाएंगे। कैसे? देखिए, ये क्या हो, I गुना R कितना हुआ, I इंटू R कितना हुआ, I इंटू R हुआ 24, यानी कि इस दोनों में अंतर कितना का होना चाहिए, 24 का।
और ये ज्यादा होना चाहिए, वो कम होना चाहिए, तो यानी कि 64 होगा। अब आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप ये वाला कर दीजिए, V1 माइनस V2 इक्वल टू IR, तो V1 माइनस 40 इक्वल टू 24, तो V1 इक्वल टू 64 वोल्ट। तो इस तरह का चीज आपको एकदम एकदम फटाक से करने आ जाना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से इसको लिखिए। क्लियर है? अब देखिए, ध्यान से सुनते जाइए। अब ओम के जो ये नियम है, इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया था, कैसे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया था, वो एक बार हम बता चुके हैं, लेकिन फिर से 1 मिनट के अंदर बता रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ध्यान से देखिए, ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए क्या किया गया? ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए एक सर्किट बनाया गया, सर्किट बनाया गया, ठीक है। स्विच दिया गया, यहां पर कोई एक रजिस्टर लगाया गया, ठीक है, और यहां पर एक रियोस्टेट लगाया गया, ठीक है, यहां पर एक मीटर लगाया गया, और यहां पर एक वोल्ट मीटर लगाया गया। ये आर, ये यही था, कुछ नहीं है, ये बहुत सिंपल सी बात है। अब इसमें क्या किया गया, इसको इधर उधर करके, इसको इधर उधर करने से पोटेंशियल चेंज होगा, इसको इधर उधर करने से पोटेंशियल चेंज होगा, उसके हिसाब से यहां करंट भी चेंज हुआ, ठीक है। तो देखा गया कि हर बार तो जब V1 पे देखा गया तो करंट था I1, फिर V2 पे देखा गया तो करंट था I2, V3 पे देखा गया तो करंट था I3। ये कोई एक बैटरी है, ये क्या है? बैटरी। ये है क्या? स्विच। तो देखा क्या गया कि V1 बाय I1 इक्वल टू आया V2 बाय I2 के, इक्वल टू आया V3 बाय I3 के। अब आप एक चीज समझिए, हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे, कंडक्टर के अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन टकराता है, ये होता है, वो होता है। आपको क्या लगता है, दुनिया में कोई वैज्ञानिक घुस के देखा होगा कि कंडक्टर के अंदर यही सब होता है? नहीं। उन्होंने, वैज्ञानिक क्या करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट किए, और इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे वह चीज सोचे कि वैसा होता होगा। कोई घुस के देखा नहीं है क्या हो रहा है एक्चुअल में, किसी ने नहीं देखा है। लेकिन तो अगर उन्होंने जो सोचा और एक्सपेरिमेंट में जो देखा, अगर वो मैच कर जाता है तो वो उसको एज ए थ्योरी पब्लिश कर देते हैं कि भैया आप ये मान कर चलो। तो हम लोग जो वो सब पढ़ रहे थे ना, वो सब पढ़ रहे थे कंडक्टर के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दीज आर द थ्योरी, दैट इज नॉट द लॉ। वो लॉ नहीं है, वो एक थ्योरी है, वैज्ञानिकों के द्वारा सोचा गया थ्योरी, ठीक है। और वो थ्योरी सबका बेस क्या है? यही है उसका बेस। तो जब देखा कि बार बार ये कांस्टेंट आ रहा है, और वहां से भी जब उन्होंने अपने थ्योरी से भी उस चीज को कांस्टेंट देखा, तो इसका नाम रख दिया क्या? आर। क्या नाम रख दिया? आर। तो यही है वो क्या? आर। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। अब इसके ग्राफ्स तो आर अगर कांस्टेंट होगा तो देखिए क्या होगा, ऐसे I1 तो लिख सकते हैं V1 इक्वल टू, गौर से देखिएगा, V1 इक्वल टू I1 R1, V1 इक्वल टू I1 R, V1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इससे, V2 इक्वल टू भी क्या लिख सकते हैं I2 R, V3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं I3 R। हाँ या ना? यानी कि ये कौन सा इक्वेशन है? y इक्वल टू mx वाला इक्वेशन है, हाँ या ना?
ये कौन सा इक्वेशन है? y इक्वल टू एम एक्स वाला, यानी कि एक वेरिएबल दूसरा वेरिएबल और ये क्या कांस्टेंट। तो इसका ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ कैसा होगा? अब देखिए, आप इसको y मान लीजिए, तो इधर मान लीजिए आप v, गौर से समझिएगा, और इधर मान लीजिए क्या आप i। अब देखिए, गौर से देखिए, एक पॉइंट ये होगा जब i0 v0 तो i0, फिर जब v1 i1, v2 ये हुआ आपका i1, ये हुआ i2, ये हुआ i3, ये हुआ v1, ये हुआ v2, ये हुआ v3। तो जब ये सब आप, ये सब क्यों बता रहे हैं? आपको एग्जाम में प्रैक्टिकल में ये सब जरूरत पड़ता है। प्रैक्टिकल में आपको बोलेगा कि इसका ग्राफ खींचो। तो अब ये सब जो लाइंस हैं, ये सब पॉइंट्स हैं, इसको मिला दीजिए, ठीक है। तो ये ग्राफ क्या हो गया? ये हो गया I वर्सेस V का ग्राफ। बात समझ रहे हैं? I वर्सेस V का ग्राफ, या इसको कह सकते हैं VI ग्राफ, ठीक है। इसी चीज को बोला जाता है VI कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एग्जाम में आपको क्या बोलेगा? एग्जाम में बोलेगा कि ओम्स लॉ को वेरीफाई करें, ओम्स लॉ को वेरीफाई करें और ग्राफ खींच के दिखाएं। तो अगर आप ओम्स लॉ में जो सब रिजल्ट लाए हैं उससे स्ट्रेट लाइन ये ग्राफ नहीं बना, इसका मतलब है आपका एक्सपेरिमेंट गड़बड़ हो गया, क्योंकि ओम के नियम के हिसाब से ये क्या होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ये हिलना चाहिए। और इसका स्लोप किसके बराबर होगा? इसका जो स्लोप है वो किसके बराबर? ये देखिए, m क्या होता था आपका? स्लोप होता था y, तो यहां स्लोप किसके बराबर है? r के बराबर। तो अगर VI कैरेक्टरिस्टिक्स में उठा हुआ होगा, ये ज्यादा ऊपर होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और नीचे होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो जल्दी इसको देखिए और फिर इस पे